विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 8 मानव अधिवास के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में प्रथम भाग में मानव अधिवास किसे कहते हैं, मानव अधिवासों को कितने भागों में बांटा गया है, उसके 2 भाग सामूहिक या केंद्रित अधिवास और दूसरा था छिटपुट आवास, जिसमें सामूहिक अधिवास को विकास प्रणाली के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रामीण अधिवास और दूसरा शहरी अधिवास, जिसके अंतर्गत विकास प्रणाली के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे आयताकार आवास प्रणाली, रैखिक या रिबन आवास प्रणाली, चक्रीय अर्धचक्रीय आवास प्रणाली, तारकनुमा आवास प्रणाली, त्रिकोणीय आवास प्रणाली, उपचक्रीय आवास प्रणाली और निहारिका आवास प्रणाली, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो प्रथम भाग ग्रामीण अधिवास और ग्रामीण आवास प्रणाली के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। आज सामूहिक अधिवास के दूसरे भाग शहरी अधिवास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शहरी अधिवास या आवास किसे कहते हैं, उसकी क्या लाक्षणिकता होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, शहरी आवास की एक विशेष पहचान ये होती है कि इसमें जो भी लोग निवास करते हैं वो अपनी आजीविका की पूर्ति द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियों से करते हैं। अर्थात कोई एक प्रवृत्ति नहीं होती है, जिनमें द्वितीयक प्रवृत्ति, तृतीयक प्रवृत्ति और चतुर्थक प्रवृत्ति के आधार पर शहरी अधिवास पर निवास करने वाले लोग अपनी आजीविका की पूर्ति करते हैं। जहाँ तक ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास में अंतर की बात है, तो उनकी जीवन शैली में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जैसे ग्रामीण अधिवास की अपेक्षा जो शहरी अधिवासों में लोग निवास करते हैं, उनकी जीवन शैली अलग प्रकार की होती है, उच्च कोटि की होती है। साथ ही साथ दैनिक जीवन में ग्रामीण अधिवास में रहने वाले लोग यंत्रों या यांत्रिक साधनों का उपयोग बहुत कम करते हैं, जबकि शहरी अधिवास में यंत्र और यांत्रिक साधनों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। अगर हम जनसंख्या के साथ ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास की तुलना करें तो शहरी अधिवास में जनसंख्या का प्रमाण अधिक होता है तथा जनसंख्या का घनत्व भी ग्रामीण अधिवासों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम शहरी अधिवास के अंतर्गत मतलब किसे हम शहर कहेंगे, शहर के मानदंड क्या हैं, शहरी अधिवास के कौन से मापदंड हैं जिसके आधार पर उसको हम शहर कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम शहरी अधिवास में देखने जाएं तो कस्बा, जिसको हम नगर के नाम से जानते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में टाउन शब्द का उपयोग होता है, और टाउन अर्थात नगर। लेकिन ये जब बड़े नगर होते हैं तो उन बड़े नगरों को हम सिटी के नाम से, शहर के नाम से जानते हैं। सिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से हुई है, सिविटास। अब यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि नगर और शहर को समान रूप से हम दैनिक व्यवहार में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लेते हैं, जबकि परिभाषिक रूप से देखा जाए तो नगर और शहर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अनेक विद्वानों ने शहरों की जो व्याख्याएं दी हैं, जिसमें किसी भी अधिवास को शहर कहने के लिए कुछ नियम निश्चित किए गए हैं, कुछ मापदंड बनाए गए हैं। जैसे विश्व के देशों में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या को प्रमुख आधार माना गया है और जनसंख्या के आधार पर उसे शहर का नाम दिया गया है। जैसे डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, यहाँ पर जहाँ जनसंख्या 200 की जनसंख्या है, उस अधिवास को शहर के नाम से जाना जाता है, जबकि कनाडा में 1000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र को शहर माना गया है। यूएसए में 2500 कुल जनसंख्या वाली आवास को शहर माना जाता है, जबकि जापान में
अधिवास को शहर मानने के लिए जनसंख्या का मानदंड रखा गया है कि जहाँ 30,000 जनसंख्या है उसे शहर का नाम दिया गया है। इसके विपरीत भारत में शहरी अधिवास के मापदंड अलग हैं। तो भारत में शहरी अधिवास के मापदंड में कि जहाँ की कुल जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से अधिक हो तथा जो काम करने वाला वर्ग है उसमें 75% से अधिक लोग पुरुष वर्ग के लोग बिन खेती की प्रवृत्ति अर्थात आर्थिक व्यवसाय से जुड़े हों, ऐसे क्षेत्र को शहर माना गया है। इसके अतिरिक्त नगर की कुल जनसंख्या 10 लाख अथवा उससे अधिक हो तो उसे महानगर कहा गया है। अर्थात अब यहाँ देखिए अपने शहर और महानगर दोनों परिभाषाएँ अलग अलग हैं। ऐसे नगर जिनकी कुल जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो उनको महानगर कहा गया है, जैसे मैक्सिको, टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, लंदन, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत आदि का समावेश महानगरों में होता है क्योंकि यहाँ की कुल जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। अब शहरी अधिवासियों का कार्यकारिता के आधार पर वर्गीकरण। कितने कार्यकारिता का क्या अर्थ है? तो कार्यकारिता का अर्थ तात्पर्य होता है कि किसी भी आवास की, अधिवास की वहाँ की मुख्य प्रवृत्ति, और मुख्य प्रवृत्ति मुख्य रूप से आर्थिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। अर्थात ग्रामीण अधिवास में वहाँ के लोगों की मुख्य प्रवृत्ति खेती है और खेती के अलावा उनकी अन्य प्रवृत्ति के लिए कोई अवसर नहीं होता, किंतु शहरी अधिवास में खेती के अलावा अनेक आर्थिक प्रवृत्तियाँ संभव हैं। तो विविध कार्यकारिता के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है प्रशासन केंद्र। मतलब ऐसे शहर जो प्रशासन केंद्र के रूप में ख्यातनाम हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, या जहाँ से पूरे शहर का प्रशासन किया जाता है उसे प्रशासन केंद्र या प्रशासनिक शहर के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कोई राज्य है और उसकी जो राजधानी है जहाँ से पूरे राज्य का संचालन होता है उसे हम प्रशासन केंद्र कहेंगे। जैसे कोई भी राज्य है, जिला है, तहसील है, ये उस क्षेत्र के प्रशासन के केंद्र के रूप में होते हैं। इसमें किसी एक नगर को पसंद किया जाता है, ऐसे नगर को प्रशासन केंद्र कहते हैं। अब हम विश्व के बारे में देखें तो कोलकाता, लंदन, रोम आदि ये जो शहर हैं, नगर हैं, वो प्रशासन केंद्र के रूप में प्रशासन चलाने वाले बड़े केंद्र हैं। और भारत में चंडीगढ़ और गांधीनगर ये भी दोनों आयोजित प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हैं। दूसरा है संरक्षण केंद्र। संरक्षण केंद्र के अंतर्गत कि मध्य युग में कई राजधानियाँ और कुछ शहर ऐसे थे जो संरक्षण कार्य से जुड़े हुए थे। कहने मतलब कि ऐसे शहर जो संरक्षण प्रवृत्तियों के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण उनको हम संरक्षण केंद्र या संरक्षण शहर के नाम से जानते हैं। ऐसे शहरों में सेना का अस्थायी आवास होता है तथा उससे जुड़ी सुविधा की प्राप्ति उनका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण के रूप में भारत में पूना के पास आया हुआ खड़गवासला तथा देहरादून इस श्रेणी में संरक्षण केंद्र की श्रेणी में आने वाले शहर हैं। इसके अलावा जोधपुर किलों का नगर, मऊ छावनी नगर के रूप में तथा कोची नौसेना नगर के रूप में पहचाने जाते हैं। तीसरा शहर है सांस्कृतिक केंद्र। कुछ शहर ऐसे होते हैं जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिभा और परंपरा के लिए संस्कृति के केंद्र बने हुए होते हैं। उनमें ऐतिहासिक इमारतें, धर्मस्थान, संगीत तथा अन्य कई ललित कला, शिक्षण केंद्र आदि सांस्कृतिक दर्शनों के लक्षण होते हैं। जैसे भारत में देखा जाए उदाहरण के रूप में कि प्राचीन समय में वाराणसी, मक्का, जेरूसलम एवं वेंगटन सिटी आदि धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध शहर जो हैं जैसे कोटा है, अलीगढ़, वल्लभ विद्यानगर, बिजनगर और मोडासा
ये शहर शिक्षा केंद्र के कारण ये सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। चौथा है औद्योगिक केंद्र। ऐसे शहर जो खनन और विनिर्माण उद्योग की प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम औद्योगिक केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे कालगुरली, धनबाद तथा खेतरी खनन शहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। कानपुर और राजकोट जैसे शहर विनिर्माण उद्योग के विनिर्माण केंद्र हैं। और कुछ नगरों का विकास या उद्योगों की स्थापना के कारण हुआ है। जैसे जमशेदपुर है, कानपुर, दुर्गापुर, पिट्सबर्ग, मोदीनगर और अंकलेश्वर तथा मोरबी ये उद्योगों की स्थापना के कारण ये शहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। पांचवा है व्यापार और परिवहन केंद्र। प्राचीन समय में कई शहर ऐसे थे जिनका विकास व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ, जहाँ से व्यापार संबंधी प्रवृत्तियाँ बड़े पैमाने पर होती हैं और परिवहन के केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। इसीलिए उनको हम व्यापार या परिवहन केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे जर्मनी में डुसेल्डोर्फ, कनाडा में विनिपेग, इराक में बगदाद, भारत में आगरा, जैसलमेर आदि शहर ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं, जहाँ से व्यापार संबंधी प्रवृत्तियाँ बड़े पैमाने पर होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ शहर ऐसे हैं जिनके विकास के पीछे परिवहन की मुख्य भूमिका होती है। तो बंदरगाह शहर समुद्र किनारे पर स्थित होने से आयात निर्यात के केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। जैसे नीदरलैंड में रोटरडेम, ओमान में एडन और भारत में मुंबई आदि इसी प्रकार के केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा शहरों की कार्यकारिता तथा उनकी मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर विनिमय तथा वितरण केंद्र, उत्पादक केंद्र, पर्यटन केंद्र जैसे और कई अन्य विभागों में हम शहरों को विभाजित कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो हुआ शहरों की कार्यकारिता और शहरों के प्रकार, शहरों का वर्गीकरण। अब इसके बाद शहरीकरण की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। शहरीकरण की समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, जिस समय देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद जो भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया है खूब तेज़ी से आगे बढ़ी और ये शहरीकरण की प्रक्रिया के तेज़ी से आगे बढ़ने के कारण इसका सीधा प्रभाव ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की बस्तियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में शहरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। विश्व में सबसे अधिक शहरीकरण जहाँ हुआ है ऐसे महाद्वीप अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर शहरीकरण का प्रमाण सबसे अधिक है। तीव्र गति से विकसित शहरीकरण ने कई समस्याओं को जन्म दिया। शहरीकरण के परिणाम स्वरूप गैर कानूनी अवैधानिक झुग्गी झोपड़ी, गंदे आवास अस्तित्व में आए और विश्व में जहाँ ऐसे अधिवासों का निर्माण हुआ उन शहरों का जीवन, वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन अनेक प्रकार से कष्टदायी हो गया है। विश्व में आज लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग शहरों में असुरक्षित ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। विकासशील देशों में जो वर्तमान शहरीकरण की प्रक्रिया है, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की योग्य श्रम शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, प्रदूषण, गटर आदि सुविधाओं का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और उसके सामने शहरी अधिवासों में आवास, परिवहन, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वहाँ के स्थानीय प्रशासन की होती है, जो संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण प्रदूषण, ट्रैफिक, स्वास्थ्य, असामाजिक प्रवृत्तियाँ जैसी अनेकों समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन दोनों स्तरों पर ग्रामीण और नगरों पर गुणवत्तायुक्त जीवन का ह्रास होता है। अफ्रीका में केवल 1/3 घरों में ही पीने की पानी की व्यवस्था है। विकासशील देशों में खास करके जो अधिकतर शहरों में कुछ जनसंख्या निम्न स्तर के घरों में निवास करती है, सड़कों पर रहती है और उन घरों में जो वर्तमान भौतिक सुविधा के साधन होते हैं वो भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो भारत में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में 4 में से 1 नागरिक गैर कानूनी आवास में रहता है, जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
गैरकानूनी ढंग से जो बस्तियां निर्मित होती हैं ये शहरी क्षेत्रों का ही एक भाग होती हैं, जहां अत्यंत गरीब लोग रहते हैं। उनके पास घर खरीदने के लिए सामर्थ्य नहीं होता है। ये लोग प्राइवेट या सार्वजनिक खाली स्थानों पर बस जाते हैं, जहाँ पर भी रोड के किनारे, सड़क के किनारे या कहीं भी खाली जमीन मिलती है, अपनी झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर देते हैं। और इन अधिवासों में परंपरागत रूप से बनाए गए स्वनिर्मित अनियमित आकार की झुग्गी झोपड़ियों का समावेश होता है। गैरकानूनी आवासों में बड़े पैमाने पर इस तरह के लोग रहते हैं जिनकी वार्षिक आय बहुत ही कम होती है, और ख़ास करके इस पर रहने वाले लोग मुख्य रूप से बाहर से आए हुए लोग होते हैं। गैरकानूनी ढंग से बने इन आवासों में न्यूनतम सेवाएं या सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसमें पीने की पानी, स्वच्छता, बिजली, सड़क, गटर, विद्यालय, चिकित्सा केंद्र या बाजार आदि स्थलों का अभाव देखने को मिलता है। अर्थात गैरकानूनी ढंग से कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसी बस्तियों में जो भौतिक सामाजिक परिस्थिति अत्यंत खराब होती है। यहाँ रहने वाले लोग जो हैं, जो इन अवैधानिक बस्तियों में निवास करते हैं, उनका पारिवारिक जीवन संतोषकारक नहीं होता है। इनके घरों में प्रकाश, स्वच्छ हवा, शौचालय, स्नान, कक्ष या गंदे पानी के निकास जैसी किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। आसपास वाला वातावरण होता है। आवास में लगातार सुधार की आवश्यकताएं होती हैं। इन बस्तियों में घनी बस्ती होने के कारण आग लगने की संभावना बड़े पैमाने पर होती है, और अत्यंत घनी बस्ती के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के लिए खुले स्थान की कमी होती है। भारत की धारावी बस्ती जो मुंबई एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बस्ती है। इस प्रकार से ये शहरी गाँवों की समस्याएं, विविध प्रकार की समस्याएं शहरों में देखने को मिलती हैं। विद्यार्थी मित्रों, सामूहिक या केंद्रित अधिवास में दो भाग थे। अधिवासों के प्रकार में एक सामूहिक या केंद्रित अधिवास, जिसके दो प्रकार, ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास, और दूसरा था छिटपुट मानव अधिवास। दूसरा प्रकार है छिटपुट मानव अधिवास। किसे कहते हैं कि सामान्य रूप से जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं, रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं, पठारी प्रदेश होते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार की पर्यावरणीय प्रतिकूलताएं देखने को मिलती हैं, लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर इस प्रकार की बस्ती बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्ती देखने को मिलती है। इसमें इस प्रकार की बस्ती में घरों की संख्या बहुत कम होती है, और इसमें जो लोग निवास करते हैं वो सांस्कृतिक लक्षणों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अफ्रीका में इस प्रकार की बिखरी हुई बस्तियां बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग तथा गुजरात में पूर्वी पर्वतीय पट्टी में इस प्रकार की बस्तियां या आवास देखने को मिलते हैं। चीन के पर्वतीय प्रदेशों में भी ऐसे छिटपुट मकानों के समूह देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो छिटपुट मानव अधिवास कहाँ पर निर्मित होता है, कहाँ पर बनते हैं कि ऐसे स्थान जहाँ प्राकृतिक कठिनाइयाँ या आर्थिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए योग्य अवसर प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पर इस तरह से छिटपुट मानव अधिवास, मानव आवास देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, दोनों भाग के वीडियो में, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, दोनों भाग के वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार सुन करके यदि आप तैयार करेंगे तो पूरे पाठ में जितने बड़े प्रश्न बनते हैं उन सारे बड़े प्रश्नों को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।